रेशम कीट क्या होता है? रेशम कीट घरेलू रेशम कीट का लार्वा या कैटरपिलर है। रेशम का प्राथमिक उत्पादक होने के कारण ये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट है। रेशम कीट का पसंदीदा भोजन सफेद शहतूत की पत्तियां हैं। रेशम कीट मुख्यतः मधुमक्खी के बाद दूसरा लाभदायक कीट है। भारत रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका उत्पादन 1,26,000 टन का है। 5 लाख टन के उत्पादन के साथ रेशम बाजार के 70% हिस्से पर चीनी बाजार का कब्जा है। हम केवल 12,000 रुपए से 15,000 रुपए निवेश करके 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। भारत विश्व में रेशम का सबसे बड़ा आयातक भी है। इसका मतलब है कि रेशम को खपाने की भारतीय बाजार की एक लालची जरूरत है। चलिए अब जानते हैं भारत में रेशम के प्रकारों के बारे में। तो भारत में रेशम के प्रमुख 4 प्रकार हैं, लेकिन इसे शहतूत रेशम और गैर शहतूत रेशम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें लोकप्रिय रूप से शहतूत सिल्क, टसर सिल्क, मुगा सिल्क और ईरी सिल्क के नाम से जाना जाता है। इन चारों से शहतूत रेशम देश में उत्पादित रेशम में 80% से अधिक का योगदान देता है। यही कारण है कि भारतीय रेशम को बड़े पैमाने पर शहतूत रेशम और गैर शहतूत रेशम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मुगा असम से संबंधित एक विशेष रेशम है। ये दुनिया में उत्पादित सबसे दुर्लभ रेशम में से एक है। कपड़े में चमकदार बनावट और लंबे समय तक चलने वाला स्थायित्व है। ये रेशम असम रेशम कीट के नाम पर रेशम कीट के लार्वा द्वारा निर्मित होता है। टसर रेशम, ये रेशम असम रेशम कीट के नाम पर रेशम कीट के लार्वा द्वारा निर्मित होता है। टसर रेशम, जिसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, प्राचीन भारत में कोसा रेशम के रूप में जाना जाता है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में किया जाता है। टसर रेशम मुख्य रूप से बिहार, भागलपुर में उपयोग किया जाता है और इसे भागलपुरी रेशम के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं ईरी के बारे में। असम को इस बात पर गर्व है कि वह 3 अलग अलग प्रकार के रेशम का उत्पादन करते हैं। ईरी सिल्क, जिसे एंडी या एरेंडी सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, उनमें से एक है। ये विश्व रूप से सामिया रिजनी और फिलोसामिया रिजनी नामक घरेलू रेशम कीटों के खुले सिरे वाले कोकून से उत्पन्न होता है, जो असम के मूल निवासी हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ये रेशम के कीड़ों को मारे बिना प्राप्त किया जाता है, जिसके कारण इसे अहिंसा रेशम या शांति रेशम के नाम से भी जाना जाता है। शहतूत रेशम, ये भारत में उत्पादित रेशम का सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध किस्म है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर राज्य इस रेशम के उत्पादन के मुख्य केंद्र हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम रेशम कीट पालन कैसे शुरू कर सकते हैं। तो रेशम कीट पालन के लिए हम मुख्य रूप से 2 प्रकारों के माध्यम से बढ़ते हैं। पहला है शहतूत की पत्तियों की खेती करना और दूसरा है रेशम के कीड़ों की खेती करना। शहतूत की पत्तियों का उपयोग रेशम के कीड़ों के भोजन के रूप में किया जाता है। आवश्यक तापमान 24 डिग्री से 28 डिग्री के बीच का होता है। रेशम कीट पालन के लिए अच्छे हवादार कमरे की आवश्यकता होती है। बायवोल्टन संकर अर्थात सीसरा 2 बाय सीसरा 4 और डबल हाइब्रिड का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है। इस प्रकार की प्रजनन प्रक्रिया साल में 2 बार होती है। ये उपलब्धि थोड़ी गर्म जलवायु और इसके परिणाम स्वरूप 2 जीवन चक्रों के कारण संभव हुई है। रेशम के कीड़ों का जीवन चक्र 6 से 8 सप्ताह का ही होता है। इस खेती में कुल 70 से 75 दिनों का समय लगता है। चलिए अब बात करते हैं ब्रीडिंग की। रेशम के कीड़ों को सबसे पहले 5000 साल पहले चीन में पालतू बनाया गया था और तब से इस प्रजाति की रेशम उत्पादन क्षमता लगभग 10 गुना बढ़ गई है। रेशम कीट प्रजनन का उद्देश्य व्यावसायिक दृष्टिकोण से रेशम कीट का समग्र सुधार करना है। प्रमुख उद्देश्य प्रजनन क्षमता, लार्वा का स्वास्थ्य, ककून और रेशम उत्पादन की मात्रा और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करना है। स्वास्थ्य लार्वा से ककून की स्वास्थ्य फसल प्राप्त होती है। स्वास्थ्य बेहतर प्यूपेशन रेट, कम लार्वा रेट, छोटी लार्वा अवधि और नीले रंग वाले 5वें इंस्टार लार्वा जैसे कारकों पर निर्भर है। उत्पादित ककून और रेशम की मात्रा सीधे तौर पर पुतले बनाने की रेट और लार्वा के वजन से संबंधित होती है। स्वस्थ लार्वा में पुतली बनाने का दर
और ककून का वजन अधिक होता है। ककून और रेशम की गुणवत्ता आनुवंशिकी सहित कई कारकों पर निर्भर करती है। प्रोडक्शन प्रोसेस ककून 300 से लेकर लगभग 900 मीटर लंबे कच्चे रेशम के धागे से बना होता है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस की। ककून 300 से लेकर लगभग 900 मीटर लंबे कच्चे रेशम धागे से बना होता है। इसमें दो तत्व होते हैं, फाइबर और सेरेसिन। रेशा बहुत महीन और चमकदार होता है, जिसका व्यास लगभग 0.0004 इंचेस होता है। सेरेसिन रेशम कीट द्वारा रेशों को ककून में चिपकाने के लिए निकाला हुआ गोंद है, जिसमें लगभग 10 से 25% रेशम होता है। 1 पाउंड रेशम लगभग 0.45 किलोस बनाने के लिए लगभग 2000 से 3000 ककून की आवश्यकता होती है। हर साल कम से कम 70 मिलियन पाउंड कच्चे रेशम का उत्पादन होता है, जिसके लिए लगभग 10 मिलियन ककून की आवश्यकता होती है। एग हैचिंग। रेशम कीट की मादा अंडे रात में शहतूत की पत्तियों के निचले सतह पर गुच्छियों में देती है। एक मादा लगभग 300 से 400 अंडे दे देती है, जिन्हें लोकप्रिय रूप से रेशम बीज कहा जाता है। अंडे छोटे, हल्के सफेद और दिखने में बीज जैसे होते हैं। अंडे सेने के समय ये काले हो जाते हैं और गर्मियों में 10 से 12 दिन और सर्दियों में 30 दिन में अंडे सेते जाते हैं। रेशम कीट के छोटे अंडे तब तक सेते हैं जब तक कि वे लार्वा यानी कि कैटरपिलर नहीं बन जाते। इस बिंदु पर लार्वा लगभग 1/4 इंच लंबा होता है। युवा कैटरपिलर को कोमल शहतूत पर ट्रे में 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पाला जाता है। प्रत्येक दिन थोड़ी थोड़ी पत्तियों के साथ 3 से 4 बार चारा देना चाहिए। पूर्ण विकासित कैटरपिलर मलाईदार, सफेद और हरे रंग का होता है और लगभग 75 मिलीमीटर लंबा होता है। अब जानते हैं इसकी फीडिंग के बारे में। एक बार अंडे सेने के बाद लार्वा को ढूंढ के एक महीन परत के नीचे रखा जाता है और भारी मात्रा में कटी हुई शहतूत की पत्तियों को खिलाया जाता है। इस दौरान वे 4 बार अपनी त्वचा छोड़ते हैं। शहतूत की पत्तियों को खाने वाले लार्वा बेहतरीन रेशम का उत्पादन करते हैं। लार्वा अपने प्रारंभिक वजन से 50,000 गुना अधिक पादप सामग्री खाएगा। लार्वा हर 6 से 7 दिनों के बाद 4 से 5 बार पिघलता है और 30 से 35 दिनों में मैच्योर हो जाता है। लगभग 6 सप्ताह तक रेशम कीट लगातार खाता रहता है। अब जानते हैं मोल्टिंग के बारे में। जब उनके सिर का रंग गहरा हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि वे मोल्ट होने के लिए तैयार हैं। पिघलने के बाद रेशम के कीड़ों का प्रारंभिक चरण सफेद, नग्न और उनकी पीठ पर छोटे छोटे हॉर्न्स के साथ निकलता है। वे 4 बार मोल्ट होते हैं और उनका शरीर थोड़ा पीला हो जाता है और त्वचा कड़ी हो जाती है। लगभग 6 सप्ताह में अपने अधिकतम आकार लगभग 3 इंच तक बढ़ने के बाद ये खाना बंद कर देता है, रंग बदल लेता है और जब ये पैदा हुआ था तब की तुलना में लगभग 10,000 गुना बड़े हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्पिनिंग द ककून के बारे में और ये होता क्या है। रेशम का कीड़ा 3 से 8 दिन की अवधि में रेशम के ककून को घुमाने के लिए पालन गृह में खुद को एक डिब्बे वाले फ्रेम से जोड़ लेता है। रेशम कीटों में विश्व रूप से संशोधित लार ग्रंथियों की एक जोड़ी होती है, जिन्हें सेरेक्टर्स कहा जाता है, जिनका उपयोग फाइब्रोइन का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। एक स्पष्ट चिपचिपा प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ जिसे लार्वा के मुख भाग पर स्पिनरेट्स नामक छिद्रों के माध्यम से निकाला जाता है। कीट में 2 बड़ी ग्रंथियों से तरल स्राव स्पिनरेट सर में एक एकल निकास ट्यूब से निकाला जाता है। स्पिनरेट का व्यास रेशम के धागे की मोटाई निर्धारित करता है, जो एक लंबे निरंतर फिलामेंट के रूप में निर्मित होता है। स्राव हवा के संपर्क में आने पर कठोर हो जाते हैं और फाइब्रोइन एक प्रोटीन सामग्री से बने जुड़ावन तंतु बन जाते हैं। ग्रंथियों की दूसरी जोड़ी सेरेसिन नामक एक चिपचिपा बाइंडिंग तरल पदार्थ स्रावित करती है, जो दोनों तंतुओं को एक साथ बांधती है। अगले 4 दिनों में रेशम का कीड़ा अपने शरीर को लगभग 3 लाख बार घुमाता है, एक ककून बनाता है और लगभग 1 किलोमीटर रेशम का रेशा बनाता है। हार्वेस्टिंग, स्टिफलिंग और रीलिंग यानी कि कटाई, दबाना और रीलिंग, ये सब क्या होता है? पूरी तरह से तैयार ककून को टोकरी से निकालकर अलग कर लेना चाहिए। धागा टुकड़ों में निकलता है, इसलिए ककून बनाने के लगभग 10 दिनों के बाद उन्हें उबलते हुए पानी में रखा जाता है या सूरज की गर्म किरणों के संपर्क में रखा जाता है, ताकि अंदर से प्यूपा को मार दिया जा सके और इस तरह रेशम के धागे को कई टुकड़ों में काटने से रोका जा सके। इस प्रक्रिया को स्टिफलिंग के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं उबालने की कि ये कैसे होता है। ककून मुलायम करने
और कुछ हद तक घुलने और सिरिसिन और गोंद को हटाने के लिए ये आम बात है। इसे आमल और किण्वन द्वारा शुद्ध किया जाता है। रीलिंग क्या होती है? ककून से धागे निकालने की प्रक्रिया को रीलिंग कहा जाता है। रेशम कीट का उपयोग कहां कहां हो सकता है, चलिए ये भी जान लेते हैं। रेशम उत्पादन का मूल उपयोग वस्त्र है। रेशम उत्पादन में कपड़ों के अलावा और अन्य उपयोग भी है। इसका उपयोग अस्पतालों में एक परिचालन धागे के रूप में भी किया जाता है। खेल चक्र में रबर के पहिए तैयार करने के लिए धागे का उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग पैराशूट और रॉकेट में धागे के रूप में भी किया जाता है। अब बात करते हैं सब्सिडीज की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना? तो आपको बता दें कि भारत में रेशम उत्पादन के लिए सरकारी सब्सिडी और अक्सर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड और कपड़ा मंत्रालय जैसे संगठनों द्वारा योजनाओं के माध्यम से प्रदान किए जा सकते हैं। रेशम उत्पादन के लिए नाबार्ड सब्सिडीज है या फिर नहीं? नंबर 1, देखभाल में शहतूत की खेती के लिए उपलब्ध सब्सिडी 10,500 रुपए है। रेशम कीट पालन शेड के निर्माण के लिए उपलब्ध सब्सिडी 2,75,000 रुपए है। रेशम उत्पादन के लिए आवश्यक उपकरणों के लिए सब्सिडी 52,500 रुपए है। भारत में रेशम उत्पादन के लिए सब्सिडीज कैसे प्राप्त करें? आपको आमतौर पर कुछ मानदंडों को पूरा करने और विशिष्ट प्रक्रियाओं का पालन करने की आवश्यकता होती है। यहाँ सामान्य चरण दिए गए हैं। पात्रता मानदंड सुनिश्चित करें कि आप संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। इसमें भूमि स्वामित्व, रेशम उत्पादन गतिविधि के प्रकार आदि जैसे कारक शामिल हो सकते हैं। पंजीकरण, संबंधित रेशम उत्पादन विभाग या एजेंसी के साथ पंजीकरण करें। अपने रेशम उत्पादन उद्यम के लिए एक विशिष्ट पहचान या पंजीकरण संख्या प्राप्त करें। डॉक्यूमेंटेशन, आवश्यक दस्तावेज तैयार करें और जमा करें। लोन आवेदन, यदि आप भी लोन लेना चाहें तो रेशम उत्पादन के लिए लोन प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थाओं जैसे कि बैंक या एजेंट या एजेंसियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। और इसकी जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे फ्रीडम ऐप पर इसके कोर्स उपलब्ध है और आपको कोर्स में मेंटर कनेक्ट भी मिलेगा जो कि आपको इसकी खेती में हेल्प करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर या इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए फ्रीडम ऐप पर सब्सक्राइब जरूर करें।